नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये सोचकर आपको खौफ महसूस होगा। डिक्टेटरशिप के साए में पलने वाला ये मुल्क, जहां हुकूमत सिर्फ कवानीन नहीं बनाती बल्कि पूरी कोशिश करती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन क्या काम करेगा, कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, यहाँ तक के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, बाल किस अंदाज में कटवाए जाएं और एंटरटेनमेंट के लिए कौन सी फिल्में देख सकते हैं, ये सारी चीजें कोई एक इंडिविजुअल तय नहीं करता बल्कि हुकूमत फैसला करती है। हर शख्स की एक्टिविटी को कड़े अंदाज में मॉनिटर किया जाता है। आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक से एक रैंडम टाइम पर स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट सीधा सरकार के मॉनिटरिंग डेटाबेस में चला जाएगा ताकि उन्हें पता लग सके कि आपके फोन पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं या किस से बात कर रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए पकड़े गए जो हुकूमत की तरफ से अलाउड नहीं थी तो आपको बहुत सख्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि अगर खानदान के किसी एक फर्द ने हुकूमत के खिलाफ कोई गलती की तो सजा सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों तक को भी भुगतनी पड़ सकती है। इसे गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर क्राइम दादा ने किया तो पोते तक को सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस खौफ की वजह से खानदान का हर फर्द एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है और ऐसे में खुलकर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन सब चीजों के बावजूद नॉर्थ कोरिया में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है जिसको लीड किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया की औरतों की तरफ से। पिछले कुछ सालों से डिक्टेटर किम जोंग उन की नॉर्थ कोरिया पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। क्या वाकई ही ये डिक्टेटरशिप खत्म होने वाली है? साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चे का नाम रखा गया शिन डोंग योक। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बच्चे को पैदा होते ही इसे इस जुर्म की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था। बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को मानती है और अगर कोई शख्स पॉलिटिकल क्राइम करता है तो इसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब यह कि एक इंसान की गलती की सजा 3 जनरेशंस को भुगतनी पड़ सकती है। यानी अगर दादा ने कोई जुर्म किया है तो पोते को भी जेल में जाना पड़ेगा। यही वजह है कि शिन डोंग पैदा होते ही मुजरिम करार दिया गया। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ये समझती थी कि इसका खून गंदा हो चुका है। इसका सारा बचपन जेल में ही गुजरा जो कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दलिया दिया जाता जो कि जिंदा रहने के लिए तकरीबन नाकाफी था। इसीलिए शिन डोंग को घास और चूहे खाकर गुजारा करना पड़ा। इस प्रिजन कैंप के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तकरीबन 20,000 लोग यहाँ कैद थे। इनमें से अगर कोई भी भागने की कोशिश करता तो उसे सीधा गोली मार दी जाती, या अगर किसी कैदी ने दूसरे कैदी को भागने की बात करते हुए सुना और रिपोर्ट नहीं की तो उसे भी मार दिया जाएगा। इसी तरह एक दिन शिन डोंग ने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान डिस्कस करते हुए सुना। ये सिर्फ 13 साल का एक छोटा सा बच्चा था जिसे खाना भी पूरा नहीं मिलता था। शिन डोंग ने जाकर ये बात गार्ड्स को बता दी इस उम्मीद के साथ कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके कुछ महीने बाद सभी कैदियों को कैंप के ग्राउंड में इकट्ठा किया गया और सबसे आगे शिन डोंग को लाके खड़ा किया। इसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स इसकी माँ को फांसी पर चढ़ा देते हैं और इसके भाई को भी गोलियों से मार दिया जाता है। शिन डोंग को टॉर्चर करने के लिए इसे ये सब कुछ देखने पर मजबूर किया गया और इसके 6 महीने बाद तक बेरहमी से इस पर मुसलसल टॉर्चर किया जाता रहा। साल 2005 23 साल की उम्र में शिन डोंग इस प्रिजन कैंप से भागने की कोशिश करता है और लकीली वो सक्सेसफुल हो गया। प्रिजन कैंप की सख्त सिक्योरिटी और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए ये किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंचा और वहां से साउथ कोरिया चला गया और यही एक वजह है कि इसकी कहानी दुनिया के सामने आई। बाद में शिन डोंग एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बने और यूनाइटेड नेशंस तक इनकी आवाज पहुंची। इन पर एक बहुत फेमस किताब भी लिखी जा चुकी है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14।
보통 아침 4시나 4시 반에 आइए समझते हैं इस वीडियो को कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ कैसी है। दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप के साए में आम लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ है और नक्शे पर अगर देखा जाए तो ये साउथ कोरिया के बिल्कुल साथ है। इसके वेस्ट में मौजूद है चाइना। अमेजिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि अगर यही नक्शा आप रात के वक्त सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखें तो बहुत ही अजीब चीज आपको दिखाई देगी। साउथ कोरिया और चाइना रोशनी से जगमगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बिल्कुल बीच में एक जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK, जो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक का वर्ड यूज किया हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बन जाती। नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है कि लोग रात को टीवी नहीं देख सकते, कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी नहीं पढ़ सकते। लोगों को अंधेरे में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि ये शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में अचानक से मेंढक की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई। असल वजह बाद में सामने आई कि दर हकीकत लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने मेंढक का शिकार करना शुरू कर दिया ताकि वो उसे खाकर जिंदा रह सके। 1995 से 1998 के दरमियान नॉर्थ कोरिया में जो कहत पड़ा वो सबसे बड़े मैन मेड कैटेस्ट्रॉफीज में से एक है। कितने लोगों की भूख की वजह से मौत हुई और इसके एग्जैक्ट फिगर्स अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 5 से 20 लाख लोग मारे गए। लेकिन नॉर्थ कोरिया के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बहुत बेहतर हुआ करता था। 1980 के पर कैपिटा GDP को देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया चाइना से भी आगे था। यहाँ सबको फ्री हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन जैसी सहूलियात दी जाती थी। 1950 से 1980 के दरमियान नॉर्थ कोरिया का GDP तकरीबन हर साल 4.5% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता था। लेकिन 90s में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इनके मसाइल बढ़ने लगे। क्योंकि USSR नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से क्रैश करने लगी। इनके काफी पावर स्टेशंस बंद हुए, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई खत्म हो गई और लोग भूख से मरने लगे। इसी वक्त में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही एक कंडीशन रखी गई कि अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बंद कर देता है तो अमेरिका उसको इन मसाइल से बाहर निकलने में हेल्प आउट करेगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका को सीधा इनकार किया गया। इसके बाद अमेरिका और पूरी दुनिया ने उन्हें आइसोलेट कर दिया। हुआ कुछ यूं कि अगस्त 1995 में नॉर्थ कोरिया में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, लेकिन इनके पास कुदरती आफत से निपटने के लिए ना तो पैसे थे ना कोई दूसरे रिसोर्सेज। डिक्टेटर सरकार सारा ध्यान इस डिजास्टर को कवर अप करने में लगाती रही। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। इसे एक स्टेबल सोशलिस्ट मॉडल के तौर पर दिखाने के लिए भरपूर तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। यहाँ मौजूद सारे होमलेस और भूख से मरते हुए लोगों को शहर से गायब कर दिया गया। सिर्फ रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को ही हर किस्म के बेनिफिट्स मिलते रहे। सरकार में इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि अपने लोगों की मदद करने के लिए दूसरी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नॉर्थ कोरिया की हालत बद से बदतर होती चली गई। कैपिटल सिटी के अलावा दूसरे शहरों में हालात बहुत ही खराब थे। खासकर गांव देहात के इलाकों में लोग भूख से मरते रहे। एंड्रयू नेट्सियोस अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फैमिन में लिखते हैं कि नॉर्थ कोरियन फैमिलीज ने सरवाइव करने के लिए अपने घर के बुजुर्ग लोगों को भूखे मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने आप को अपनी मर्जी से खुद को भूखा मारा ताकि उनके बच्चे सरवाइव कर सके। ये सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप है, एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर जापान और जर्मनी को हराया। तो जापान का कब्जा कोरियन पेनिनसुला से उठा। फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस मुल्क को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा और साउथ वाला अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। यहाँ सेम चीज उन्होंने जर्मनी के साथ भी की थी। हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराने के बाद जर्मनी को भी
दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा, जबकि वेस्ट जर्मनी पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो अब चूंकि नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, तो जो उनकी सोच और ख्याल थे वो सारे यहाँ देखने को मिले। इस तरह ये कम्युनिस्ट स्टेट बना। यहाँ के पहले सुप्रीम लीडर बनते हैं जापान से लड़ने वाले गोरिल्ला लीडर किम इल सोंग, और इसी दिन से लेकर आज तक यही एक फैमिली नॉर्थ कोरिया पर मुसलसल हुकूमत करती आ रही है। आज किम इल सोंग के पोते किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर हैं। इस मुल्क को कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरकार यह है तो एक फैमिली की डिक्टेटरशिप। सरकार की तरफ से किए जाने वाले हर काम का अल्टीमेट पर्पस किम फैमिली की लीडरशिप को कंटिन्यू रखना है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफस्टाइल के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन क्या काम करेगा, कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा इंटरनेट पर लोगों की क्या एक्टिविटी है, टीवी पर वो क्या देखते हैं, लोग कहाँ ट्रेवल करते हैं, यहाँ तक के नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, ये सब सरकार ही कंट्रोल करती है। स्कूल एजुकेशन इस मुल्क में फ्री है और हाई स्कूल तक एजुकेशन लेना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सजा मिलती है, लेकिन मसला यह है कि स्कूल में ठीक तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पर तवज्जो देते हैं, और इसी वजह से जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो घर में पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं। It is a privilege to be allowed to live in Pyongyang, and it is an even greater privilege for your kids to attend an institution like this. नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स की एक्चुअल कंडीशन कैसी है, इसकी कोई खास वीडियोस मौजूद नहीं है। ये वीडियो में जो आप स्कूल देख रहे हैं ये इनका एलीट स्कूल है, जिसकी वीडियो सरकार ने खुद रिकॉर्ड की सिर्फ इन चीजों की जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिसमें सब बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर होने चाहिए बहुत सारे पैसे रिश्वत देने के लिए। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में 10 साल की कंपलसरी सर्विस करना पड़ती है। पॉलिटिकल सिस्टम्स में भी बहुत स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलती हैं। डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग वर्कर्स पार्टी का ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। अगर किसी ने इसके खिलाफ वोट दिया तो इसे गद्दार माना जाएगा और नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पुलिस इसके घर पहुंच जाएगी। इसे पागल करार देते हुए कैद में डाल दिया जाएगा। ये सीक्रेट पुलिस क्यों बनाई गई है, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में वोटिंग परसेंटेज 99.9% से भी ज्यादा है। तकरीबन हर इंसान यहाँ पर वोट डालता है। नॉर्थ कोरिया में कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा या कैसे बाल कटवाएगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। औरतों और मर्दों के लिए सिर्फ 15 से 20 हेयर स्टाइल्स की एक लिस्ट मौजूद है जो ऑफिशियली अप्रूव्ड है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में अपने बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इन 15 से 20 हेयर स्टाइल्स में से कोई एक चुनना होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि इनके डिक्टेटर किम जोंग उन का जो हेयर स्टाइल है, वैसा हेयर स्टाइल पब्लिक के लिए अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स की लिस्ट में नहीं आता। वजह यह है कि इस तरह का हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जिस तरह का वो चश्मा पहनते हैं, पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई और इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। लोग अपने बालों पर कलर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हेयर डाई पर भी बैन है। कपड़े पहनने पर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे ब्लू जीन्स, स्किनी जीन्स और रिप्ड जीन्स मुकम्मल तौर पर बैन है। इसके अलावा कोई शख्स भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकता, ये भी बैंड है क्योंकि इन्हें वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए मिनी स्कर्ट्स, टाइट ड्रेसेस और सन हेड पहनना भी ममनू है। इन सब रूल्स के अलावा आपके कपड़े किसी भी एंगल से वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। मेकअप भी कम से कम करना अलाउड है क्योंकि इसको भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पर देखा जाता है। अब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स सुनकर आपके जहन में ख्याल आया होगा कि आखिर इन रूल्स को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा या चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा। तो इस सब के लिए बनाई गई है नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस। ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत में एक पूरा इदारा बनाया गया है जिसका काम सिर्फ ये चेक करना है कि लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं। फैशन पुलिस की कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, ये सिविल ड्रेस में
आम जगहों पर मौजूद होते हैं। अगर आपने इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो आपको सामना करना पड़ेगा फैशन पुलिस का, जो अचानक से आकर आपको फाइन करेंगे या आपके कपड़ों को फौरन काट दिया जाएगा और कुछ केसेस में तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर क्या वजह है कि एक नॉर्मल इंसान के ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर नॉर्थ कोरिया की सरकार इतना कंट्रोल क्यों चाहती है? इसकी वजह यह है कि इनकी गवर्नमेंट फैशन को एक कल्चरल इन्वेजन के तौर पर देखती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल इनके मुल्क में आया तो ये इनके मुल्क के लिए खतरा है। डर इस बात का है कि अगर लोग गैर मुल्की चीजों को पसंद करने लग गए तो वो अपने मुल्क को पसंद करना बंद कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इतनी सीरियस है कि 2005 में उन्होंने हेयर स्टाइल्स पर एक प्रोपेगेंडा सीरीज भी बनाई, लेट्स ट्रिम आवर हेयर इन अकॉर्डेंस विद सोशलिस्ट लाइफस्टाइल। इस सीरीज में दिखाया गया है कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी है, जिससे इंसान का दिमाग कमजोर होता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की सरकार डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को भी कंट्रोल करती है। लोग अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए उन्हें परमिशन लेने के साथ साथ पर्पस भी बताना पड़ता है कि वो क्यों जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। ये तो हो गया डोमेस्टिक ट्रैवल, लेकिन अगर कोई शख्स इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, यानी अपने मुल्क से बाहर घूमने के लिए जाना चाहे, तो क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता और परमिशन किसी को मिलती नहीं है। अगर बगैर परमिशन के कोई मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करे तो इसे गद्दार माना जाएगा और इसके पूरे खानदान को टॉर्चर, फोर्स्ड लेबर, उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। शिन डोंग की कहानी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जिसमें इनका पूरा खानदान प्रिजन कैंप 14 में बंद था, इसकी वजह भी यही थी कि शिन डोंग के अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे, जिसकी वजह से इनके पूरे खानदान को कैद में डाल दिया गया। इस मामले में नॉर्थ कोरिया की सरकार इतनी सीरियस है कि कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को ये ऑर्डर्स दिए गए कि मुल्क से भागने या मुल्क में घुसने की कोशिश करते हुए अगर कोई भी शख्स नजर आए तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए। इस ऑर्डर के बाद तकरीबन 14 लोगों को गोली मारकर मारा जा चुका है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और खतरे के बावजूद भी लोग मुल्क से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ से भागकर चाइना जाते हैं, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया का लैंड बॉर्डर से कनेक्शन ज्यादा आसान है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देती है। 2023 के इस न्यूज आर्टिकल को देखा जाए तो ये पता चलता है कि चाइना ने 500 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती नॉर्थ कोरिया वापस भेजा। एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई भी फॉरेन मूवी रिलीज करने की परमिशन नहीं है। यहाँ टीवी पर सिर्फ सरकारी चैनल्स ही चलते हैं, जिन पर गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। फॉरेन मूवीज और शो देखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और अगर कोई शख्स ये देखता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत सख्त सजा दी जा सकती है। 2022 में छपी ये खबर, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि साउथ कोरियन ड्रामा देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने के जुर्म में 2 टीनएजर्स को 12 साल के लिए हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 2022 में छपी एक और खबर, जहां साउथ कोरियन म्यूजिक और फिल्में देखने और शेयर करने के जुर्म में एक बच्चे को गोली मारकर सजा दी गई। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी लोग खुद को एंटरटेन करने के लिए छुप छुप कर साउथ कोरियन ड्रामास और फिल्में देखते हैं, जिनको यहाँ लोकल मार्केट्स में स्मगल करने के बाद ब्लैक में बेचा जाता है। इस पर भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने सख्त क्रैक डाउन किया था। पहले मूवीज वगैरह डीवीडीज में मिलती थी, लोग पुराने डीवीडी प्लेयर्स खरीद कर घरों में छुप छुप कर देखा करते थे, तो सरकारी अथॉरिटीज ने उनको पकड़ने के लिए अचानक से घरों में छापे मारना शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले इस इलाके की बिजली काट दी जाती थी। लाइट ना होने का मतलब बहुत साफ है कि डीवीडी प्लेयर बंद हो जाएगा और इसमें जो भी डीवीडी प्ले की गई थी वो अंदर ही स्टक हो जाएगी। जब तक इसको दोबारा ना चलाया जाए आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसी दौरान अथॉरिटीज लोगों के घरों में घुसकर डीवीडी प्लेयर्स को चेक करते कि इसमें कौन सी डीवीडी लगाई हुई है या वो लोग क्या देख रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने डीवीडीज का इस्तेमाल छोड़कर यूएसबी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसको छुपाना जरा ज्यादा आसान है, मगर अभी भी लोग अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे और लाइट्स बंद करके देखते हैं। आवाज बहुत ही कम रखी जाती है ताकि इनके पड़ोसी को भी ये खबर ना हो कि वो कोई
फॉरेन मूवी या शो देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जबकि ये सारी चीजें वहां पर बहुत आसानी से मिल सकती हैं। बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट तो है, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इसे चलाने के लिए सरकार की परमिशन लेना पड़ती है, और परमिशन मिलने के बावजूद भी दो लोगों के दरमियान एक लाइब्रेरियन बैठा रहता है जो नजर रखता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हर 5 मिनट में कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद फ्रीज हो जाएगी, और इसे कंटिन्यू करने के लिए लाइब्रेरियन को अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, और इसके बाद ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी सिर्फ 1 घंटे के लिए ही इंटरनेट चला सकता है, और अगर इससे ज्यादा वक्त के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो दोबारा से सरकार की परमिशन लेनी होगी। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने खुद का एक इंटरनल इंटरनेट बनाया हुआ है जो हर बंदा अपने फोन और कंप्यूटर में चला सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ लिमिटेड चीजें ही एक्सेस होंगी, जो कि वो वेबसाइट्स हैं जो सरकार ने खुद अलाउड की हैं। बाकी सब कुछ इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने इसे बड़े ही कंट्रोल्ड मैनर में इस्तेमाल करने की परमिशन दी हुई है, मगर ये इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इसे अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। इन्होंने फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट्स को क्लोन करके खुद की एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। जो स्मार्टफोन यहाँ पर बेचे जाते हैं, इन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में सेंसर किया जाता है। इन फोन्स का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक रैंडम टाइम पर फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे सीधा सरकार के पास भेजता है, जहां सरकार मॉनिटर करती है कि आप अपने फोन पर क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तमाम स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट ही देखा जा सकता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इन फोन्स में कोई ऐप स्टोर मौजूद नहीं है। इसके लिए लोगों को फिजिकल स्टोर में जाना पड़ता है। इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शन सुनने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है। रिलीजन की अगर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक एथिस्ट स्टेट है। यहाँ लोगों को कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने या प्रीच करने की आजादी नहीं है। वायलेशन करने पर इसकी सजा भी मौत हो सकती है। क्रिश्चियंस को यहाँ स्पेसिफिकली निशाना बनाया जाता है क्योंकि इन्हें अमेरिका से जोड़ कर देखा जाता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में हजारों की तादाद में क्रिश्चियंस बंद हैं, जिन्हें बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। सन 2009 में री ह्योन योक नाम की एक औरत को सरेआम गोली मारकर मौत की सजा सुनाई गई। इसके शौहर और 3 बच्चों को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में भेजा गया। इसका जुर्म यह था कि ये बाइबल तकसीम करते हुए पकड़ी गई थी। नॉर्थ कोरिया में किम फैमिली ने खुद की इस तरह से इमेज क्रिएट की है कि इनको रिलीजियस सेंटिटी के तौर पर देखा जाने लगा है। नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल सोंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल दोनों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। हर स्कूल, ऑफिस और पब्लिक प्लेस पर इन दोनों की तस्वीर और मुजस्मे मौजूद हैं। यहाँ तक के लोगों के घरों में भी इन दोनों लीडर्स की तस्वीर का होना बहुत जरूरी है। इसको चेक करने के लिए नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर वेरीफाई करती है, और अगर इनकी तस्वीर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप बेशक किसी भी हाल में हो, इन तस्वीर और मुजस्मों की हिफाजत अपनी जान खतरे में डालकर भी आपको करना होगी। साल 2020 में एक केस सामने आया जिसमें एक औरत ने अपने जलते हुए घर से इन दोनों लीडर्स की तस्वीर को बचाने की बजाय अपने 2 बच्चों की जान बचाई। इसी वजह से इसे कार्रवाई का सामना करना पड़ा और हॉस्पिटल में जेरे इलाज इसके बच्चों को दवाइयां तक भी नहीं दी गई। इसके अलावा एक और केस जिसमें एक शख्स ने बताया कि इसके वालिद ने गलती से अखबार में छुपी हुई किम जोंग इल की तस्वीर को गंदा कर दिया, तो इसके वालिद को सजा के लिए पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया। नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। इस मुल्क की तकरीबन 69% आबादी इतनी गरीब है कि इनके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। ये लोग एजुकेशन और हॉस्पिटल जैसी बेसिक जरूरतों से भी महरूम हैं। ज्यादातर घरों में वॉशिंग मशीन, फ्रिज या साइकिल जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी मौजूद नहीं हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि इस मुल्क में तकरीबन सभी आदमी गवर्नमेंट असाइंड जॉब करते हैं और तनख्वाह में इन्हें तकरीबन ना होने के बराबर पैसे दिए जाते हैं, जिसको अगर कंपेयर किया जाए तो पता चलता है 1990 में जो सैलरी दी जाती थी तकरीबन उतने ही पैसे मिलते हैं इन लोगों को आज
भी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन पैसों में सिर्फ 7 से 9 किलोग्राम मकई खरीदी जा सकती है। 2014 में नॉर्थ कोरिया से भागने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर्स को 3500 वॉन मंथली सैलरी मिलती है, जिससे बमुश्किल 1 किलो चावल आते हैं। गवर्नमेंट असाइंड जॉब्स की वजह से नॉर्थ कोरियन फैमिलीज के मर्दों की कमाई बहुत थोड़ी है घर चलाने के लिए, तो ज्यादातर फैमिलीज में औरतों को काम करके कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जिन औरतों की शादी हो चुकी है, इन्हें गवर्नमेंट असाइंड जॉब करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। वो यहाँ की लोकल मार्केट में काम करके पैसे कमाती हैं। इस लोकल मार्केट को यहाँ नाम दिया गया है जांग मडांग का। घर की इनकम में तकरीबन 70% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन औरतों का होता है। 1990 के बाद जब नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट लोगों को खाना तक नहीं दे पा रही थी, तो लोगों ने खुद चीजें अपने हाथों में लेना शुरू की और पैसे कमाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। जगह जगह लोकल ब्लैक मार्केट्स बनने लगी। लोग यहाँ आकर चीजें बेचते और इससे होने वाली कमाई से अपना घर चलाते। सादा लफ्जों में ये कि जिससे जो हो रहा था वो जिंदा रहने के लिए हर तरीके का काम कर रहा था। तब से आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट्स बहुत ज्यादा मकबूल होती गई और अब यहाँ पर फूड से लेकर ड्रग्स तक सब चीजें बेची जाती हैं। यहाँ तक कि साउथ कोरियन फिल्मों की इल्लीगल यूएसबी और दूसरी फॉरेन मूवीज सब की खरीदो फरोख्त इन्हीं मार्केट्स में की जाती है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया में हाउस होल्ड इनकम का मेन सोर्स यही मार्केट्स हैं, जिन्हें जांग मडांग कहा जाता है। क्योंकि फैमिलीज के ज्यादातर मर्द गवर्नमेंट असाइंड जॉब्स करते हैं, तो औरतें ही हैं जो इन ब्लैक मार्केट्स को चलाती हैं। इन्हीं मार्केट्स में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज की जाती है। लोगों को दूसरे मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेवलप कंट्रीज में रहने वाले लोग कितनी आजादी से एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी वजह से वक्त के साथ साथ कई लोग अपने मुल्क यानी नॉर्थ कोरिया से बदजन होते जा रहे हैं। लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टी की बेसिस पर पूरे मुल्क में 3 क्लासेस बनी हुई हैं। सबसे पहली कोर क्लास, जिसमें सिर्फ मुल्क के वफादार लोगों को रखा गया है। दूसरी क्लास है वेवरिंग, यानी वो लोग जो अनश्योर हैं और शक के दायरे में आते हैं। तीसरी हॉस्टाइल क्लास, इसमें वो लोग मौजूद हैं जिन्हें गवर्नमेंट का दुश्मन माना जाता है। रेफरेंस के लिए यूनाइटेड नेशंस के इस डॉक्यूमेंट को देखिए, जिसमें बताया गया है कि इस सिस्टम को सॉन्ग बॉर्न कहा जाता है। किसका क्या ऑक्यूपेशन होगा, ये कहाँ रहेगा, सरकार की तरफ से इसे कितना खाना दिया जाएगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरी कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सब कुछ सॉन्ग बॉर्न तय करेगा। सरकार की तरफ से ज्यादातर रिसोर्सेज और पैसा सिर्फ नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग पर खर्च किया जाता है, ताकि इसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तरक्की याफ्ता दिखाया जा सके। इस सिटी में रहने वाले लोग सिर्फ कोर क्लास के लोग होते हैं, जबकि हॉस्टाइल क्लास के लोगों को इस शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में भी रहने की इजाजत नहीं है। सरकार को अगर किसी पर शक है तो ज्यादातर केसेस में वो इन्हीं के फैमिली मेंबर्स को इस्तेमाल करती है उनकी जासूसी करने के लिए, जिसमें ज्यादा हॉस्टाइल क्लास के लोग आते हैं। इसलिए ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स से भी कुछ शेयर नहीं करते, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं है कि कौन जासूसी कर रहा है। इस तरह का एक केस सामने आया था जिसमें एक औरत को सजा के तौर पे 10 साल के लिए पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेजा गया, क्योंकि इसकी बहू ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी के साथ मुल्क से भागने की प्लानिंग कर रही थी। अगर किसी भी खानदान का फैमिली मेंबर या रिलेटिव कोई भी पॉलिटिकल क्राइम करता है तो पूरी फैमिली की सॉन्ग बॉर्न क्लास रैंकिंग कम कर दी जाएगी। इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा नॉर्थ कोरिया में एक और बड़ी प्रॉब्लम है फोर्स्ड लेबर, जिसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन से लेकर फैक्ट्रीज और खेतों तक हर जगह लोगों से फोर्स्ड लेबर के जरिए काम करवाया जाता है, जिसमें 12 से 18 घंटे तक काम करने पर मजबूर किया जाता है। हालात इतने खराब हैं कि नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी इस फोर्स्ड लेबर की वजह से चल रही है, क्योंकि सारा पैसा हथियार बनाने पर खर्च किया जाता है। सबसे ज्यादा फोर्स लेबर पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स और डिटेंशन सेंटर्स में बंद कैदियों से करवाई जाती है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले किसी शख्स ने अगर गलती से भी अपने डिक्टेटर किम जोंग उन के खिलाफ कुछ कह दिया तो वो ना सिर्फ इसके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसकी वजह है यहाँ का कानून जो चलता है गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट पर। अगर कोई भी शख्स पॉलिटिकल क्राइम में पकड़ा जाए तो उसके पूरे खानदान
जवान को प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी 3 जनरेशंस तक को इन्हीं कैंप में रखा जाता है। यानी अगर किसी के दादा ने कुछ गलत किया तो इसकी सजा पोते तक को काटनी पड़ सकती है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन जेल्स में रखा जाता है इनकी कंडीशंस आम लोगों की जेल से भी ज्यादा बुरी होती है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप के एक कैदी जेओंग क्योंगिल के मुताबिक 50 स्क्वायर मीटर के एक छोटे से कमरे में 30 से 40 प्रिजनर्स को रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया में अभी तकरीबन 5 से 6 पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स मौजूद हैं, जिनमें 80,000 से लेकर 1 लाख कैदी बताए जाते हैं। मोस्टली इन कैंप्स में कैदियों को भूखा मारा जाता है। इनसे 16 से 18 घंटे खेतों और फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है और बदले में खाने के लिए उन्हें बहुत थोड़ा खाना दिया जाता है, जो जिंदा रहने के लिए तकरीबन नाकाफी है। भूखा मरने से बचने के लिए ये कैदी अक्सर घास, सांप और चूहे जैसी चीजों को खाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पे बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ा जाता। स्क्रीन पर नजर आने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ कैदी तो खिंजीर के चारे को भी खा जाते हैं। हालात इतने खराब हैं कि इन प्रिजन कैंप्स में मौजूद तकरीबन 40% कैदी भूख से मारे जाते हैं। एक और चौंका देने वाला फैक्ट ये है कि इन लोगों को ये सब करना भी अलाउड नहीं है। एक केस सामने आया था जिसमें एक 7 साल की बच्ची ने सड़क से कुछ अनाज के दाने उठाकर खा लिए, तो गार्ड्स ने इसे इतना मारा कि इसकी वहीं मौत हो गई। इसी तरह का एक और केस पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 15 में खेत से आलू चुराने के जुर्म में एक कैदी को बाकी कैदियों के सामने सरेआम गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई। भागने की कोशिश करने वाले ज्यादातर कैदी गार्ड्स के हाथों मारे जाते हैं और अगर कोई बच जाए तो फेंसेस में चलने वाले बिजली के करंट से मारा जाता है। वापस आते हैं शिन डोंग की कहानी पे। इसका दोस्त भी इसी करंट से मारा गया था। इन दोनों को शाम के वक्त फेंसेस के पास आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए भेजा गया और मौका देखते ही उन्होंने भागने का प्लान बनाया। शिन डोंग का दोस्त फेंसेस के पास पहुंचा और एक सुराख से निकलने की कोशिश करते हुए इसे अचानक बिजली का करंट लगा और वो वहीं मर गया। लेकिन इसकी बॉडी ने करंट को आगे जाने से रोक दिया और शिन डोंग इसी सुराख से भागने में कामयाब हुआ। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप के एक फॉर्मर गार्ड म्योंग चुल ने बताया कि तमाम गार्ड्स को ऑर्डर दिए गए हैं कि वॉर या रेवोल्यूशन की कंडीशन में कैंप में मौजूद सारे कैदियों को मार दिया जाए ताकि इन कैंप्स की मौजूदगी के सारे सबूत खत्म किए जा सकें। जर्मनी में हिटलर ने भी अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में ऐसा ही किया था। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस की एक इंक्वायरी में ये वाज़ेह किया गया कि नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप बहुत बड़े पैमाने पर अपने ही शहरियों के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया। इंसानियत के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के जराइम नाजी सरकार की तरफ से किए गए जराइम से बहुत मिलते हैं। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने लोगों को चाइना, रशिया, पोलैंड, अफ्रीका और गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए भी भेजती है, लेकिन वहां पर भी इन्हें स्लेव्ड लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नॉर्थ कोरियन लोग दूसरे मुल्कों में फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए भी नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर्स रशिया को भेजे। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है इनकी अपनी सीक्रेट पुलिस। पूरे मुल्क में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशन यही पुलिस करती है। लोगों को किडनैप करने से लेकर इन पर पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में तशद्दुद करने तक के सारे काम सीक्रेट पुलिस के लोग ही करते हैं। इस एजेंसी के एजेंट्स, इन्फॉर्मर्स और स्पाइज पूरे मुल्क में हर जगह फैले हुए हैं। यही सीक्रेट पुलिस के लोग हॉस्टाइल क्लास के लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने पर मजबूर करते हैं, जिस वजह से लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इनको हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन किसकी जासूसी कर रहा हो, इसलिए कोई भी सेंसिटिव बात फैमिली के मेंबर्स तक आपस में एक दूसरे को नहीं बताते। नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पुलिस ने हर इलाके को 30 से 40 घरों के ग्रुप में बांटा हुआ है। हर एक ग्रुप की एक नेबरहुड एसोसिएशन होती है जो लोगों पर नजर रखती है और इन्हें जासूसी करने के लिए राजी करती है। इस एजेंसी के अंदर होने वाले सारे काम और लोग टॉप सीक्रेट और अल्टीमेट सीक्रेट की कैटेगरी में आते हैं। 2002 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की एक टेलीफोन बुक लीक हुई थी, तो इसमें भी सीक्रेट पुलिस के लोगों के नंबर्स तक नहीं थे, क्योंकि इस बुक की जो कैटेगरी थी वो सीक्रेट नहीं थी बल्कि टॉप सीक्रेट थी। इस पूरी एजेंसी को इतना सीक्रेट रखा गया है कि इनके चीफ के नाम भी पब्लिक को नहीं पता। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि इस तरह की ब्रूटल डिक्टेटरशिप 75 सालों से आज के दिन तक कैसे चलती आ रही है और आगे मजीद कितने सालों तक यहाँ रहने वाले लोगों को ये सारी चीजें सहनी पड़ेंगी। इस सब के पीछे हैं 3 मेन रीजंस। पहली रीजन है क्रूलिटी, जहाँ हर छोटी
सी गलती पर लोगों को मौत की सजा सुनाकर दूसरे लोगों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया गया है कि कोई भी छोटा सा गलत काम करने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। लोग इस डर के साए में रहने के आदी हो चुके हैं, खासकर जब से किम जोंग उन ने अपने खुद के अंकल को बेदर्दी से मरवाया। लोगों को इस बात का अच्छे से पता है कि इनके मुल्क को चलाने वाला ये डिक्टेटर किस लेवल का जालिम हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर कोई गलत काम करने का सोचे भी तो इसके जहन में फौरन ख्याल आएगा कि इसका पूरा खानदान पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में जा सकता है। दूसरी वजह है नॉर्थ कोरिया का बनाया हुआ 3 क्लास सॉन्ग बॉर्न लेवल सिस्टम। पूरे मुल्क के लोगों को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। सबसे ऊपर डिक्टेटर के वफादार लोग, और जैसे ही किसी बंदे पर शक हुआ इसके पूरे खानदान को नीचे वाली कैटेगरी में डाल दो। मगर जो सरकार से वफादारी करे, इन एलिट्स लोगों को इतना खुश रखा जाए कि वो हमेशा वफादारी करते रहे। तीसरी और आखिरी वजह, एक फुल फ्लेज प्रोपेगेंडा स्कीम। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने वाले लोग बचपन से ही इस प्रोपेगेंडे का शिकार रहे हैं। स्कूल हो या कॉलेज, इन्हें बार बार सेम कहानियां सुनाई गई हैं कि इनके ये सुप्रीम लीडर देवताओं की तरह हैं, और इन सब में नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर और इसकी फैमिली को देवताओं के रूप में पेश किया जाता रहा। ऐसी ही एक फर्जी कहानी सुनाई गई जब किम जोंग उन पावर में आए। तब बताया गया कि सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने गन चलानी सीख ली थी और 5 साल की उम्र में वो घुड़सवारी में माहिर हो चुके थे। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जाती है कि इनके दादा किम इल सोंग ने जब किम जोंग उन को एक सेब लाने के लिए कहा तो किम ने उनसे एक शॉवल मांगा, क्योंकि वो पूरे दरख्त को उखाड़ कर लाना चाहते थे। पूरे मुल्क में कोई रियलिस्टिक न्यूज नहीं चलाई जाती, सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा ही बार बार दिखाया जाता है, जिसमें सरकार के छोटे बड़े हर काम के गुण गाए जाते हैं। और अगर कभी वर्ल्ड न्यूज दिखानी हो तो हमेशा इसे इस तरीके से नेगेटिव वे में दिखाया जाता है कि देखने वाले लोगों को लगता है कि बाकी दुनिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोग बीमारियों और करप्शन जैसे कई दूसरे डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले तमाम लोग ज्यादा खुशहाल हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा करके लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। लेकिन कुछ भी हो, कोई भी डिक्टेटरशिप कितनी ही ताकतवर, जालिम और खौफनाक क्यों ना हो, ये हमेशा नहीं चल सकती। यही कुछ होना शुरू हो गया है आज के दिन नॉर्थ कोरिया में। किम जोंग उनके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया पर इनकी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है जांग मडांग जैसी छोटी छोटी ब्लैक मार्केट्स, जिन्हें औरतें चला रही हैं। 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागने वाली एक लड़की जो जोंग ने बताया कि जब ये ब्लैक मार्केट्स शुरू हुई थी तब सरकार की तरफ से इनको बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जो भी चीज सरकार की पकड़ में आती इसको जब्त कर लिया जाता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसके साथ साथ ये मार्केट्स इतनी तेजी से बड़ी होती गई कि तकरीबन नॉर्थ कोरिया में रहने वाले हर शख्स ने इन्हीं मार्केट्स के जरिए ट्रेडिंग शुरू कर दी, और सरकार इतनी ताकत के बावजूद भी पावरलेस फील करते हुए इन्हें बंद नहीं कर पाई। इसी दौरान 2009 में एक बहुत बड़ा करेंसी री-इवैल्यूएशन किया गया, जिसका मकसद था लोगों की प्राइवेट वेल्थ को खत्म करके इस पर अपना कंट्रोल जमाया जाए। लेकिन ये इकदाम नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट पर भारी पड़ गया, क्योंकि लोगों की तरफ से इतना आउटरीच देखा गया। आखिर सरकार को माफी मांग कर कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। इसकी वजह बहुत सादा थी, यूनिटी। सरकार की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लोगों को तकसीम नहीं कर पाई। कोई भी शख्स किसी दूसरे के खिलाफ जासूसी करने पर आमादा नहीं हुआ। इसी वजह से सरकार इसमें बुरे तरीके से फेल हुई। जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में ऊपर बताया था कि इन मार्केट्स में फॉरेन मूवीज का ट्रेड भी किया जाता है, और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा और लोगों को एक्सपोजर मिला। सरकार जो कई दहाइयों से झूठे प्रोपेगेंडा की मदद से लोगों को बेवकूफ बना रही थी, वो सब कांच की तरह टूट गए। यूएसबी स्टिक्स का जो ट्रेड इन मार्केट्स में किया जाता है, इसके 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। 81% नॉर्थ कोरियन जिन्होंने मुल्क छोड़ा, इनके पास यूएसबी का एक्सेस था, और इनमें से 98% लोग इन यूएसबी में इल्लीगल मीडिया कैरी करते थे, जो इनकी सरकार की तरफ से बैन था। नॉर्थ कोरिया में काफी सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की दुनिया के बारे में सुनने और जानने को मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग इन ब्लैक मार्केट्स में इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि सारे लोग इन ब्लैक मार्केट्स में इकट्ठे बैठकर इन इल्लीगल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, जिससे वहां के
लोगों के दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। सरकार जो जासूसी वाला टैक्टिक यूज करती चली आ रही है वो अब यहाँ पर फेल होने लगा है। 2013 में नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने वाले शिमून हू कहते हैं कि हम सारे दोस्त साथ में बैठकर बगैर किसी डर के ये फॉरेन फिल्में देखा करते थे, क्योंकि सारे लोग एक ही एक्टिविटी में मुलव्विस होते थे तो वो एक दूसरे पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे। यही ट्रस्ट नॉर्थ कोरिया के लोगों को यूनिटी की तरफ लेकर जा रहा है। इन सारी वजूहात के अलावा एक आखिरी वजह जिससे पता चलता है कि किम जोंग उन का कंट्रोल नॉर्थ कोरिया पर कमजोर होता जा रहा है, वो है करप्शन। बच्चों को स्कूल में अच्छी तालीम दिलवाने के लिए टीचर्स को रिश्वत देना या अपनी कमाई ज्यादा करने के लिए सरकारी ऑफिशियल्स का रिश्वतों पर ज्यादा रिलाय करना एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है नॉर्थ कोरिया में। इसका बहुत वाज़ेह मतलब है कि डिक्टेटर सरकार के स्ट्रिक्ट रूल्स का डर अब लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि पैसे देकर कोई भी इल्लीगल चीज बहुत आसानी से की जा सकती है। इसी तरह डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर अपनी तबाही के बीज खुद बोता है। ये सारी चीजें अभी अपनी शुरुआती सालों में से गुजर रही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले अगले 10-20 सालों में क्या हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। मेरे चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।